माँ बाप की थेरेपी होनी जरूरी है। ब्लैकमेलिंग शुरू होती है 6 महीने की उम्र से। माएँ भी माँ बन के एहसान करती हैं, ये तो मुझसे दिन में 10 दफा फीड लेता है, तो भाई तुमने इसीलिए बच्चा पैदा किया था, मत पैदा करती तो। उन बेचारों को पता ही नहीं है कि हम टॉक्सिक हैं। मेरी बेगम ने कहा कि ये झूठ बोल रहा है। मैं कहा इधर आया, मैंने रख के उसके मुंह में लाल मिर्चों का नमक डाल दिया। अब्बा जी, या मेरे बड़े होने का इंतजार करो या मुझे मार दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दिस इज द पॉइंट। लॉक। एक बहुत ही रिलीजियस फैमिली का केस था। जब कजन्स आ जाते हैं तो कहते हैं पर्दा उतार दो। शी सेड मैं विजुअल एडिक्शन में पड़ गई हूँ, वल्गर कंटेंट, गिव माई सेल्फ कम्फर्ट। हम पेरेंट्स बन गए हैं ना, तो हम तो बच्चों की परवरिश जिस तरह मर्जी करें। बच्चे मेरी मीरास है, मैं उनको मारूं कुटूं। हमने बाप को आज तक गले नहीं लगाया, गले लगाते हैं तो ईद की नमाज के बाद। अगर मेरा बच्चा मुझे आके सच बता दे, अब्बू यार आज जो है ना मैं चर्च पी के आया हूँ, ये मेरी ज्यादा रिस्पेक्ट। जिसको हम समझ रहे हैं ना रिस्पेक्ट, वो असल में डिसरिस्पेक्ट है। बच्चे को डराने के लिए भाऊ और बाप, ये दो ही चीजें इस्तेमाल होती हैं। हाइलाइट्स आपने देखी। आज के सुनो पॉडकास्ट में हमने बात की माइंड इंजीनियर अली से, जिन्होंने हमें बताया है कि लव रिलेशनशिप के टॉक्सिसिटी के बारे में तो सब बात करते हैं, लेकिन माँ बाप किस तरह से टॉक्सिक हो सकते हैं, उन्होंने इस बारे में आज हमें बताया। और जब वही बच्चे बड़े होते हैं तो वो बड़े होकर क्या बनते हैं, ये सब कुछ आप जान सकेंगे आज के पॉडकास्ट में। तो पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि व्हाट एक्चुअली इज टॉक्सिसिटी। किसी भी रिलेशनशिप में अगर ये हो तो वो उसको कितना हार्मफुल कर सकती है। इसकी मैं डेफिनेशन नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम देखते हैं गूगल क्या कहता है। ठीक है, तो ये कह रहा है पॉइजनस डंपिंग ऑफ पॉइजनस वेस्ट। ओह, ठीक है, सो टॉक्सिक बड़ी सिंपल वर्ड्स में हर वो गंद जो मेरे दिमाग में है, जो मेरी सोच है, अगर वो सही है या नहीं है, ये तो मैं सोच रहा हूँ ना। हाँ जी। वो जब मैं आपके माइंड में डालूंगा, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में डालूंगा, तो आई एम बीइंग टॉक्सिक विद यू। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं, आमतौर पे हम यही सुनते हैं, लेकिन मैं बताऊँ टॉक्सिक पेरेंट्स भी होते हैं। पेरेंट्स कैसे टॉक्सिक हो सकते हैं? हम तो अक्सर ये सुनते हैं कि पेरेंट्स इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं। वेरी गुड। कभी आपके साथ बचपन में ऐसा हुआ है कि इसका नाक मोटा है, इसकी माथा छोटा है, इसके बाल गोल हैं, इसका सर गोल नहीं है, कभी ऐसा हुआ है? आई थिंक देसी फैमिलीज में हर जगह ऐसे होता है, सुनने को मिलता है। सो दैट्स वेयर द टॉक्सिसिटी स्टार्ट्स। ओह, ठीक है, जब दादियाँ, नानियाँ, चाचियाँ, मामियाँ, माएँ ये जब ये काम करती हैं ना, तो वो वहाँ से जो सबसे बड़ा काम कर टॉक्सिसिटी की जो हाइट है मेरे नज़दीक, वो है किलिंग एंड आई वुड से मर्डरिंग सेल्फ इमेज ऑफ ए पर्सन। जब आपने पैदाइश से ही उसको लेबल कर दिया कंपैरिजन का, तो उसका अपना इमेज अपने बारे में क्या है, मेरा नाक ऐसा है, मेरी कान ऐसा है, मेरी आंखें यूं हैं, ठीक है, तो वो अपने आप को अपने हुस्न से नहीं देख रहा या देख रही, वो आपकी नज़र से देख रही। अब आप अगर उसकी माँ हैं और आप उसको ये कह रही हैं कि तेरे नाक का यूं होना, विच इज़ नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अच्छा, मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मैं अक्सर ऑडियंस से पूछता हूँ। यस प्लीज। मुझे आज तक नहीं मिला कहीं पर भी लफ्ज़, मैं बड़ा नालायक किस्म का स्टूडेंट हूँगा, कहीं अशरफुल मखलूक़ात हमें कहा गया है, ये कहीं सुना है आपने? हम अक्सर सुनते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। कहाँ लिखा हुआ है ये? मुझे तो नहीं मिला, ना कुरान में मिला, ना हदीस में मिला, मैंने बड़ा ढूंढा ये। हम अशरफुल मखलूक़ात नहीं हैं। हम हमारे बारे में जो अल्लाह कुरान में कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, कि हमने इंसान को बेस्ट तक, मेरी बेस्ट क्रिएशन है। हम कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, नहीं हम बेस्ट नहीं हैं, हम बेटर हैं। हम अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं, हम खुद ही डिग्रेड कर रहे हैं, हम खुद ही डिग्रेड कर रहे हैं कि हम ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों में से हम शायद बेहतर मकोड़े हैं, ठीक, जबकि अल्लाह कह रहा है मैंने इसको बेस्ट बनाया है। अब जब फिर उसके बाद सूरह साद आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जब मेरे रूही का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंकूंगा। अब रूह क्या है? हाजा में नमरी रब्बी, वो अल्लाह जानते हैं, ठीक, मुझे नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, अब चूंकि हमने तो अपने आप को बेस्ट से नीचे डिग्रेड किया है ना, अब मेरा नज़रिया जो मेरी आँखों को आपके चेहरे में या इनके चेहरे में या उनके चेहरे में नज़र आए, जिस तरह नज़र आना चाहिए, मैं उस तरह से अपने बच्चे को भी देखूंगा। ठीक है, कि भाई नाक पतला होना, नाक मोटा होना, माथा छोटा होना, आंखें बड़ी होना, किसी का आंखें छोटी होना, हर एक के लिए एक डिफरेंट क्राइटेरिया सेट हुआ हुआ है, करेक्ट? सो जब मैं उस क्राइटेरिया पे अपने बच्चे के साथ उसकी पैदाइश वाले दिन से, बजाय इसके कि यार अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी नेमत दी है,
आई शुड लव एंड एंजॉय दैट मोमेंट। तो माँ बाप तो बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो कहते हैं कि मेरा बच्चा सबसे खूबसूरत है, कहते नहीं है तुम तो मेरे शहजादे हो, वो कहते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत बच्चे या बच्ची हो तुम। वो तो वो कैसे अपने बच्चे को इस तरह से कह सकते हैं कि तुम्हारी नाक टेढ़ी है, तुम्हारी आंखें ऐसी हैं, तुम्हारा कद छोटा है। वो इसके ऊपर ना मुझे वो एक रंगीला एक एक्टर मरहूम था, उसकी एक फिल्म का एक डायलॉग याद आ गया। वो कहता है तेरी माँ तेनू हमेशा ही कहती है, पंजाबी में थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, कि तू सब तो सोने शक्ल तो देख अपनी, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली जब जो माएँ वाकई ही या जो पेरेंट्स, अच्छा ये शुरू होता है नानियों दादियों से बाय द वे, ठीक है। माएँ उसी फिर उसका विक्टिम बनती हैं, जो अपने बच्चे को ये यकीन दिला दें कि तुम वाकई ही खूबसूरत हो, और वो यकीन उनके अंदर पहले होना चाहिए। हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। माँ को पता होना चाहिए कि वाकई मेरा बच्चा प्यारा है। वो जब कह रही होती ना तो मेरा शहजादा दुनिया का सबसे प्यारा है, ले बेटा थोड़ा सा तेरी नाक को यूं खींच लूँ, तो माँ झूठ बोल रही है, 100% झूठ बोल रही है, उसको प्यार लगे नहीं रहा, ठीक है। ये देख रहे, और ये वो जुमले जो मेरे जुमले नहीं है, ये आम जुमले आपको रोज सुनने को मिलते होंगे। मेरी बेटी देखो कितनी प्यारी है, बेटी थोड़ी सी तेरी मैं जो है ना यहाँ से प्लकिंग करवा दूं। भाई अगर वो प्यारी है तो प्लकिंग क्यों करवानी है तुमने, राइट। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बच्चियां किसकी ज़िंदगी जी रही हैं, ये बच्चे किसकी ज़िंदगी जी रहे हैं, माँ बाप की बताई हुई ज़िंदगी, माँ बाप के बताए हुए। और फिर वहीं से वो सेकंड क्या आता है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, और थर्ड आते हैं लोग, ठीक है। क्राइटेरियाज डिफरेंट सेट हो गए हैं। सो टॉक्सिक पेरेंट्स, जब हमने बात आपने की था कि पेरेंट्स कैसे टॉक्सिक हो सकते हैं, वो तो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उन बेचारों को पता ही नहीं है कि हम टॉक्सिक हैं। प्रॉब्लम ये है वो अपने बच्चे का नात। अब आप सोचो, एक छोटी सी मैं आपसे यहाँ बात पूछता हूँ, लोग कहते हैं आमतौर पर बड़ा आम जुमला सुनने को मिलता है, जी मर्द बड़ा ऐसा है, मर्द को ये होना चाहिए, मर्द को वो होना चाहिए, मर्द को औरत की इज्जत आनी चाहिए। हाँ, मर्द की तरबियत कौन करता है? एक औरत। ठीक हो गया। और जब वो मर्द गलत करता है कोई भी काम, छोटे बच्चे से लेके बात कर रहा हूँ मैं, भी बड़े मर्द तक नहीं पहुंचा हूँ, हाँ, छोटा भी बच्चा भी मर्द ही है ना, मर्द ही है हमारी सोसाइटी में, ठीक हो गया। हाँ। तो उस मर्द को क्या कहा जाता है? लड़के हैं ऐसे ही करते हैं, मर्द ऐसे ही करते हैं, मर्द बन। अगर वो रोने लग जाए, तू कुड़ी है, तू औरतों की तरह रो रहा है, राइट। अब ये वो चीज़ें हैं जो हमारी यानी वो गलतुल आम चीज़ें जिनका हम समझते हैं कि ये गलत नहीं है, करेक्ट। अब जब उस औरत ने उस मर्द की तरबियत ऐसे कर ली, फिर उस औरत ने उस मर्द को ये भी कहा कि बेटा मर्द जवानी में गलत काम भी कर लेता है, कोई बात नहीं, हो गया। अब उसकी शादी होगी किसी के साथ, अब जिसके साथ शादी हुई उसने पकड़ा इसने गलत काम किया था, तो अब जो उस लड़की की माँ है ना, वो उसे कह रही होगी बेटा मर्द हैं ऐसे कर आते हैं, तू बर्दाश्त कर ले। अब ये सब टॉक्सिसिटी है। देखो टॉक्सिसिटी का मतलब सिर्फ गंद वो नहीं है, फिजिकल गंद डालना नहीं है, इमोशनल गंद इज मोर टॉक्सिक देन द फिजिकल गंद। ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। तो ये वो टॉक्सिक सिचुएशंस हैं। अच्छा, इसमें फिर टॉक्सिसिटी जब बढ़ती है, फिर टग ऑफ वॉर शुरू होती है दो औरतों के दरमियान, माँ और बीवी, ठीक हो गई। अब वो अगर माँ की तरफ जाए तो माँ के पल्लू से नहीं हटता, बीवी को साथ बैठा के प्यार से नवाला खिला दे, जोरू का गुलाम रन मुरीद है, रन मुरीद है, ठीक है ना। अब वो कहते ना, वो पंजाबी अगेन मुझे बार बार आती है, मैं ना मंजी किथे डावा केड़ी माँ नू मासी आखा, मतलब ठीक है मैं जाऊँ कहाँ। अब उस सिनेरियो में ये अगेन वो माँ भी टॉक्सिक हो रही है कि वो अपना हक नहीं छोड़ना चाह रही, वो बीवी भी टॉक्सिक हो रही है, ठीक है। अब उसमें फिर वो मर्द जब कोई और, खैर नहीं हम डिफरेंट टॉपिक में निकल जाएंगे, हम चूंकि पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं। यस तो मुझे ये बताइए, तो ये बच्चों की लाइफ किस हद तक रूइन कर सकती है? इसका अंदाजा तो हमें कभी होता ही नहीं है। बच्चे कैसे इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे माँ बाप टॉक्सिक हैं? मैं आपको ना इसका जवाब समीरा एक छोटे से किस्से से सुनाऊंगा। मेरे पास एक केस आया 7 साल के बच्चे का, ठीक है। वो बच्चा मुझे कहने लगा कि ये बच्चा जो है ना, अब 7 साल का बच्चा इतना छोटा होता है, मैंने प्रैक्टिकली छोटे बच्चों के साथ काम करना बंद कर दिया है। मैं उस बच्चे के साथ काम करता हूँ जिसके वालिदैन काम करवाना चाहें। जब वालिदैन मेरे पास नहीं आते, ठीक है, तो मैं बच्चों के साथ काम नहीं करता। फिर उन बच्चों की थेरेपी कौन करेगा? अनफॉर्चुनेटली माँ बाप की थेरेपी होनी ज़रूरी है, पॉइंट, ठीक है। अब क्योंकि मैं बच्चे को ठीक कर लूँगा, लेकिन जब वो बच्चा घर जाएगा वो फिर उसी टॉक्सिक माहौल में रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी बल्कि मैं आपको ये किस्सा सुनाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि इंसान जिसको हम अपने आप में अशरफुल मखलूक़ात कहना चाह रहे हैं, उसकी माइंड और ब्रेन की ग्रोथ कैसे होती है, ताकि हमें ये पता चले कि हम कहाँ से टॉक्सिसिटी शुरू कर रहे हैं, ठीक है।
अब वो 7 साल का बच्चा मुझे कहने लगा, अंकल मैं इसलिए आपके पास आया हूँ कि मेरे अम्मी अब्बू को बताएं मुझे अम्मी भी प्यारी है और अब्बू से भी लव है। मुझे अम्मी पूछती हैं तू मेरा बेटा नहीं है, अब्बू मुझे, अब ये 7 साल का बच्चा कह रहा है, ठीक है, और अभी रिसेंट केस है, बड़ा पुराना केस नहीं बता रहा हूँ, ओके ठीक है। हाँ। और वो अब्बू मुझे कहते हैं तू हर वक्त माँ के साथ रहता है, मुझे मेरे पास नहीं आना। तो अंकल मुझे सिर्फ ये कन्फ्यूजन है कि मैं किसके पास ज़्यादा जाऊँ। क्या जवाब दूंगी आप? अब मैं क्या जवाब दूंगा उस बच्चे को? ये वो टॉक्सिसिटी है जिसका पेरेंट्स अपने, आपने कहा प्यार, वो प्यार ही कर रहे हैं, होता तो वो प्यार ही है ना, जुनून जिसे हम कहते हैं। तो ये भी वही जुनून है, इसमें नुकसान और कत्ल उस बच्चे का हो रहा है। आप 7 साल का बच्चा अगर आपसे इतना शऊर आ गया, उसको ये सवाल पूछ रहा है, आप मुझे बताओ क्या जवाब दोगी आप उसे? मतलब हम अनकॉन्शियस में वो बातें कर जाते हैं जो हम समझते तो हैं कि ये प्यार है, लेकिन वो असल में प्यार नहीं, टॉक्सिसिटी होती है। एब्सोल्युटली, ठीक है। और इसके लिए मैं अब आपको चाहूँगा कि हम थोड़ा सा एक ब्रेन और माइंड का फ़र्क समझें। या श्योर। ब्रेन इज़ द हार्डवेयर, माइंड इज़ द सॉफ्टवेयर, ठीक होगी बात। ब्रेन का ताल्लुक हमारी 5 सेंसेस से है, साइट, हियरिंग, ठीक है, स्मेल, टच, ये टच आ गया, टेस्ट, इसके बगैर ब्रेन बेकार है। माइंड जो है उसका कनेक्शन हमारी स्पिरिचुअलिटी से है। जिस तरह आपका दिल धड़कता है ना, उस तरह आपका ब्रेन या माइंड कह लो वो वाइब्रेट करता है। ओके। अगर किसी इंसान का, इस वक्त मैं और आप बैठे हैं और जो लोग हमें सुन रहे होंगे ना जी, इनका ब्रेन बिटवीन 19 to 21 वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशंस पर साइकिल, ठीक है। इसको हम कहते हैं बीटा वाइब्रेशंस। अगर किसी का ब्रेन 70, 80, 60, 90 पे चला जाए तो उसे हम कहते हैं इसको मुर्गी का दौरा पड़ गया है। और अगर आपको याद हो तो बड़े बूढ़े मुर्गी के दौरे में क्या करते थे कि जूती सुंघाई जाती हाँ, थी। चप्पल सुंघाते थे। क्यों? इट इज़ टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द ब्रेन, उसका और कोई ताल्लुक नहीं है, ताकि ब्रेन की वाइब्रेशन स्लो हो जाए। मैं एज अ हिप्नोटिस्ट जब मेरे पास लोग आते हैं इस तरह के केसेस में, तो मैं उनकी ब्रेन्स को डाइवर्ट करता हूँ। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा हायर वाइब्रेशन। अब हम आते हैं लोअर वाइब्रेशन पे। ब्रेन की वाइब्रेशन को रिलेट करती है आपकी एज के साथ। एज अ हिप्नोटिस्ट मैंने अगर आपको हिप्नोटाइज करना है तो मुझे आपकी ब्रेन की वाइब्रेशन को बिटवीन 4 to 7 लेकर आना है। अच्छा, अगर वो 4 to 7 पे नहीं आएगी तो मैं आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। तो वो कैसे होता है? वो थ्रू हम अपने रिलैक्सेशन टेक्निक्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू कराते हैं हम, सही ठीक है? सही। अच्छा, अब जब वो 4 to 7 में आती है उसे हम कहते हैं हिप्नोटिक वाइब्रेशन। उसका दूसरा नाम है सजेस्टेबिलिटी स्टेट। सजेस्टेबिलिटी स्टेट का मतलब है कि जब आपको कोई भी सजेशन दिया जाएगा आप उस सजेशन पे रिस्पॉन्ड करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, बट आप रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक होगी बात। गॉट इट। नाउ मैंने भी एक जुमला बोला था कि ब्रेन वाइब्रेशंस को रिलेट टू योर एज। बच्चा माँ के पेट में हाफ साइकिल पे होता है। जब वो 1 साल का है तो वो 1 वाइब्रेशन पे है। अब वो जब 3, 4, 5, 6, 7 साल तक पहुंच रहा है तो वही 7 साल की उम्र तक वो मैक्सिमम 7 वाइब्रेशंस पे है। और 4 to 7 कौन सी स्टेट है? सजेस्टेबिलिटी स्टेट, ठीक है। स्पंज है, हर चीज़ अपने अंदर ले रहा है। इसको हम एक और ज़ुबान इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इंडक्टिव लर्निंग ईयर्स। वो इंड्यूस कर रहा है हर चीज़ को, एब्जॉर्ब कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है अपने अंदर। लेकिन वो पेनिट्रेशन कहाँ हो रही है? मैं एज ए हिप्नोटिस्ट आपको उस स्टेट पर लेके जाऊंगा तो मैं आपको सजेशन दूंगा। अब बच्चा बाय बर्थ उस स्टेज पे है और आप उसको सजेशंस क्या दे रहे हैं? सबसे पहले सजेशन आप ये दे रहे हैं टॉक्सिसिटी की, ठीक है, कि माँ और बाप में फ़र्क करो, माँ प्यारी है या बाप प्यारा है। फिर आप उसको ये दे रहे हैं कि तेरा नाक, चेहरा, मुंह, ये चीज़ें प्यारी हैं। अब आप उसके लाशऊर में वो सब गंद, वो सारी पॉइजन जो आपके दिमाग की पॉइजन है आप इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। वो अब सोच रहा है कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि क्या हो रहा है। तो उसकी जितनी भी सोच है वो एब्जॉर्प्शन पे लग रही है। अच्छा, अब जब 7 से वो ऊपर आता है, 8, 9, 10 इज स्टेट जिसे हम अल्फा स्टेट कहते हैं। अल्फा की स्टेट में बच्चे का फर्स्ट टाइम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, माइंड से कनेक्शन फिजिकल वर्ल्ड के साथ मिलना शुरू होता है। ओके। अच्छा, अब मैं 6th सेंस पढ़ाता हूँ, उसका भी इंस्ट्रक्टर हूँ, ठीक है। 6th सेंस में मैं आपको ट्रेन करता हूँ कि हाउ टू टेक योर ब्रेन टू 10 वाइब्रेशन एट योर विल, ताकि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कनेक्ट हो सकें। थोड़ा सा दीन को भी देख लें इसमें, दीन क्या कहता है। श्योर, व्हाई नॉट। दीन तो हर चीज में हमारे वो इम्पोर्टेंट है। अब हमें बच्चे को किस उम्र में नमाज पढ़ने का कहा जाना चाहिए? 7 साल। तो 7 से पहले क्यों नहीं कहा गया? थिंक अबाउट इट। मैंने अभी आपको साइंस बताई है। 7 से पहले बच्चा
हिप्नोटिक स्टेट में है. ही इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट, ही इज जस्ट गोइंग टू गैदर इंफॉर्मेशन. ठीक. सख्ती के ऑर्डर के हुक्म किस एज में है? 10 साल. ओके, उसमें मैं एक लफ्ज़ पहले क्लियर कर दूं. हमारे यहाँ पर, मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन हमारे अक्सर लोग दराबू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, दराबू के लफ्ज़ को मिस इंटरप्रेट करते हैं. सख्ती के जब अल्फाज मैंने कहे ना, जी. वो दराबू, ये भी दराबू है और ये भी दराबू है. हमें यहाँ पर यही आता है. ठीक है. वो ये लफ्ज़ तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है ना. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को अगर ये भी किया हो तो मुझे बता दें, ये तो दूर की बात है. तो हम बीवियों और बच्चों के मामले में दराबू के एग्जाम्पल लेते हैं और उनको मारना शुरू कर देते हैं. ठीक है. मैं इसकी तरफ आता हूँ, लेकिन हाँ ये जी. थोड़ा सा मैं इसमें, अब 10 साल की उम्र में उस पर नमाज का सख्ती का कहा गया. क्यों? मैंने भी आपको क्या बताया, 6 सेंस यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्शन के लिए यू नीड टू ब्रिंग डाउन योर ब्रेन टू 10 वाइब्रेशन. जब बच्चा 10 की एज में पहुंचता है तो वो ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल वर्ल्ड से निकल के फिजिकल वर्ल्ड में आ रहा है. अब उसको कॉन्शियसनेस उसकी डेवलप हो रही है. So, उसको नमाज के बारे में अब थोड़ा सा आप साथ में लेकर जाएंगे, या मैं कहूँगा कि उसको, अव्वल तो ये है कि पहली बात, अगर आपने पहले 7 साल में उसको करके दिखा दिया है ना, तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हम क्या करते हैं, बच्चा वो नहीं करता जो आप कहते हैं, बच्चा वो करता है जो आप उसको दिखाते हैं. ठीक हो गई. 14 की एज पे पहुँचते पहुँचते हमारी साइंस कहती है इट इज़ एन एडल्ट वाइब्रेशन ऑफ 21. और अकॉर्डिंग टू साइंस एंड अकॉर्डिंग टू रिलीजन बच्चा 14 में बालिग हो जाता है. वो हमारे यहाँ पर तो कार्ड की बलूगत की डेट 18 है ना. हाँ जी. लेकिन जो साइंस बेस्ड बलूगत है, वो मेंटल बलूगत है, फिजिकल बलूगत है, वो 14 की एज है. ठीक है. अब 14 तक हमने, ऐसे इनको हम एनाबॉलिक साइकिल्स ऑफ लाइफ कहते हैं. सो एवरी 7 years ह्यूमंस चेंज. सो 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28, ह्यूमंस चेंज. ठीक है. वर्ड फिजिकल भी चेंज है और मेंटल भी चेंज है. द रीज़न वाई आई एक्सप्लेन दिस चार्ट, अगर हो सके तो आप बेशक व्यूअर्स को स्क्रीन पे ये चार्ट दिखाइए. ठीक है. कि आप एज पेरेंट्स टॉक्सिसिटी का आगाज़ बच्चे के पहले 7 साल में करते हैं. वो किस तरह? नाक किस उम्र में ठीक की जाती है? 15 साल की उम्र में, या पैदा होने के साथ ही कहा जाता है इसका नाक ऐसा है, इसका सर गोल नहीं है, इसकी नाक खींचो, मालिश करो. मालिश करो. ये ठीक, जनरल मालिश ठीक है, बट स्पेसिफिक कोई एलिमेंट बना के उसको करना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. हाँ जी. कद छोटा रह गया, जब बड़े हो जाते हैं कद छोटा रह गया. कद छोटा रह गया. ठीक है. तो उसमें उसका क्या कसूर? वो तो अल्लाह की ज़ात है ना, वो जो इंसान को ये देती जो है. मैंने आपको बताया था, हमें आसानी तकवीम है ना, वी आर द बेस्ट क्रिएशन. या जब मुझे मेरे रब ने, ठीक है, सबसे प्यारा बनाया है, जब मुझे मेरे रब ने मुझ में अपनी रूह फूंकी है, तो क्या मुझे किसी फेयर एंड लवली की या किसी और क्रीम की ज़रूरत है कि मैं खूबसूरत लगूं? ठीक है. जब मैं अपने आप से प्यार करूंगा, मैं आपसे, मैं इससे, मैं सबसे, सारी दुनिया से प्यार करूंगा. जब मुझे अपने अंदर, मेरे जंग चल रही है, मेरे अंदर खिज़ां है, मुझे हर बंदा यहाँ बैठा जहर लग रहा है. ठीक है. और वो खिज़ां हम बच्चे के पहले 7 साल में डालते हैं, उसके अंदर मार के भी सिखाते हैं. ओहो, वो तो मैंने दरबू इसीलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना. तो मार पीट से बच्चा सुधरेगा या और बिगड़ जाएगा? अच्छा, मार पीट पे ना मैं आपको एक हदीस से सुनाता हूँ. मुझे मज़ा तब आएगा कि जब लोगों को समझ आए कि वो जो लफ्ज़ दरबू है उसका मतलब हमें जिसने सिखाया है, मेरे बाप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. ठीक है. मेरे माँ बाप भी उन पे कुर्बान, सब कुछ. तो या मेरी अम्माओं ने, अम्मा आयशा, अम्मा हफ्सा, इन सब ने हमें सिखाया है. ग़ज़वा बदर का गालमन ये वाक़या है. ग़ज़वा बदर में हुआ ये कि मुसलमानों की पहली बड़ी जंग थी वो. ठीक है. तो इन्होंने देखा, कुछ सहाबा ने ना, कुछ बच्चे आए हुए थे कुफार मक्का के साथ. तो सहाबा ने वो बच्चे देखे, वो एक साइड पे आ गए, तो उन्होंने उनको पकड़ लिया. पकड़ के उनको रफिंग, उसे कहता है रफिंग करना, थोड़ा सा लगाई, बताओ कितने लोग हैं. और वो बच्चे थे 10, 11, 12, 13, 14 साल के बच्चे. अच्छा. उनको जब किया तो बच्चे रोना शुरू हो गए. ज़ाहिर छोटे बच्चे थे, रोना शुरू हो गए. अच्छा, अगर कभी किसी वक्त दुनिया में कोई ऐसा, नाउज़ुबिल्लाह, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही किया उन्होंने, मैं ये कह रहा हूँ या गलत किया, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा जस्टिफिकेशन हो सकती है तो वो जंग में फिर भी बंदा कहता है यार दुश्मन का भी बच्चा है, पर है तो जंग ना. मैं बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट में बात कर रहा हूँ कि यार कहीं से भी अगर जस्टिफाई हो सकता है तो जंग में तो मारना जस्टिफिकेशन होनी चाहिए थी. जिस तरह आजकल नाउज़ुबिल्लाह, मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये कि आजकल जो फ़लस्तीन में हो रहा है वो भी तो जस्टिफिकेशन यही जंग ही दे रहे हैं ना, कि हम जंग में हैं. अच्छा, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खैमे में आवाज़ आई बच्चों की, आप निकल के फ़ौरन बाहर आए और आपने सबसे पहले उनको सख्ती से मना किया, ख़बरदार किसी ने बच्चों को कुछ नहीं कहना. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो कह सकते थे ना, मारो मारो, इनसे पूछो क्यों नहीं बता रहे ये.
अब यहाँ पर हिकमत काम देखिएगा, आप सल्लम उस बच्चों के पास गए, उनको प्यार किया, ठीक है, और उनको कहा कि उनसे सवाल क्या पूछा। अच्छा, हमें बच्चों से ना, हम जब कहते हैं ना हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा, हमें ये नहीं पता कि यार बच्चे से मैंने पूछना क्या है, यस, राइट? ये बहुत बड़ा अलमिया ठीक है। है, आप सल्लम ने बच्चे से पूछा, बेटा कितने ऊँट हैं तुम्हारे साथ? बच्चों ने जवाब दिया जी या 9 है या 10 है। तो आप सल्लम ने कहा, अब दाओ, यह हिकमत थी। आप सल्लम ने फरमाया कि एक ऊँट 100 बंदों को सामान उठाता है, ठीक है, तो 9 या 10 ऊँटों का मतलब है या 900 लोग आए हैं या 1000 लोग आए हैं, ठीक है। जवाब भी मिल गया, बच्चों के साथ प्यार में। अब तो यानी मारने का मैं पॉइंट भी बता था कि भाई देखें, वो चीज़ जो मारपीट नहीं निकाल सकी, वो प्यार वो निकाल, एक सही सवाल ने निकाल दी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ठीक है, तो अब हम, मेरा ख्याल है कि दाराबू की इससे बेहतर एग्जाम्पल सीरत के बाहर तो मुझे नहीं मिलती। अब जब आप बच्चे को मारते हैं, क्या करते हैं आप सबसे पहले उसको ये सिखाते हैं कि वायलेंस इज़ दी राइट वे, फिर आप उसको दूसरों के सामने मारते हैं, ठीक है, कि डांटते हैं, दूसरों के सामने डांटते हैं, करेक्ट। मवाजना करते हैं, दूसरों से करते हैं, दूसरों के बच्चों से करते दूसरों हैं। भाई मुआवजा तो चले बाद में आएगा ना, मैं तो कहूँ जब आपने मारा भी तो दूसरे के सामने मारा ना, यस, ठीक है। अब जब आपने दूसरे के सामने मारा तो क्या होगा, उस बच्चे की उसके सामने तो इज्जत खत्म हो गई, गया वो, सेल्फ रिस्पेक्ट गई ठीक उसकी। उसको आपने ऐसा सेंसिटाइज कर दिया है, ठीक है, कि अब वो डिसेंसिटाइज नहीं होने लगा, करेक्ट। अब वो कहेगा, उसके साथ उससे हमेशा नजरें चुराएगा, क्योंकि वो अगर जो है ना सामने वाला जिसके सामने मार पड़ी है, वो अगर उसकी जेलस टाइप ऑफ बंदा, हाँ, हसद करने वाला, तो वो बुग़्ज़ करने वाला, वो तो उस बच्चे को हर वक्त तेरा बात तो ये मारता है, मारता है, तेरी तो घर में भी कोई तेरी इज्जत तो नहीं घर में है। भी कोई इज्जत नहीं है। फिर जब आपका बच्चा घर से भागेगा तो आप कहेंगे मेरे तो अपने बच्चे को बहुत प्यार किया है, तरबियत अच्छी की थी, तरबियत अच्छी की थी। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊँ आज यहाँ पर। एक केस मेरे पास आया, मैं शहर वगैरह सब हज़फ करने लगा हूँ, ठीक है। वो एक बहुत ही रिलीजियस फैमिली का केस था कि उस फैमिली में मतलब ख़वातीन निकाब और मर्द जो हैं वो शलवारें ऊपर, और कंप्लीट मतलब जो एक अच्छे बाहर से कोई देखेगा तो कहेगा यार इससे अच्छा मजहबी घराना नहीं है। वो साहब कहने लगे जी मेरी बेटी ने मैट्रिक में टॉप किया था बोर्ड में, FA में आके फर्स्ट ईयर में ही फेल हो गई और सेकंड में भी जो है कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, वो जब बच्ची मेरे पास सेशन के लिए आई तो मैंने उनको पहले ये कहा, मैं कहा जी मैं अकेली बच्ची से काम नहीं करूँगा, आपको साथ फैमिली को लाना, वाइफ को भी लाना पड़ेगा। जब वो बातचीत के बाद वो मैंने कहा सर आप बाहर बैठे, मैं बच्ची से बात करता हूँ। तो मेरा इस तरह ऑफिस था, उसमें शीशा है, तो शीशे के मैंने कहा बाहर से आपको सब नज़र आ रहा है कि अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप बाहर बैठे। जी जी। वो जैसे ही बाहर गए हैं, बच्ची ने देखा कि दरवाजे में कि बैग है उनकी, उसकी आ गई है, तो वो धाड़े मार मार के रोना शुरू हो गई। और मैं एक सेकंड के लिए तो डर गया, मैंने कहा यार दरवाजा बंद हुआ है, बच्ची रोने लग गई है। मैंने कहा बेटा क्या बात है, खैरियत है? कहती है सर मैं ऐसी बुरी नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए सर, मेरी से अगर नमाज में 5 मिनट लेट हो जाए मुझे मार पड़ती है। ये FA की बच्ची कह रही है, आप सुनती जाना मेरी बात। सर मेरी वालदा जो थी ना, उन्होंने कभी मुझे किचन में नहीं आने दिया मैट्रिक तक कि तू पढ़ने वाली बच्ची है, ठीक। तो उन्होंने मुझे मैट्रिक में एग्ज़ाम जब ख़त्म हो, जब FSC के एग्ज़ाम हुए तो सब मेरी वालदा गिर गई और उनकी बैकबोन इंजर हो गई। तो पहले दिन मेहमान जब मिलने आए तो मुझे उन्होंने कहा जाओ चाय परोसो, ठीक है। वो मैं चाय लेकर आई हूँ तो मुझे, अम्मी बेड पे लेटी हुई है। अब देखो ये क्या है, अम्मी की इज़्ज़त बेटी की ज़िंदगी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अम्मी बेड पे लेटी से कह रही तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम्हें चाय नहीं परोसनी आती, ये बिस्कुट टेढ़े क्यों पड़े हैं, ये कप इस तरह क्यों रखे हुए हैं। वो कह रही है कि उसने अम्मा का, अम्मा आपने मुझे आज तक सिखाया है, मैंने तो अपनी तरफ से पहली दफ़ा ज़िंदगी में काम किया है। तो क्या बदतमीज़ बोलती है, बाप ने एक और पेड़ लगा दी, माँ क्या के बोल रही है, ठीक। कहती है सर तीसरी चीज़, ये मुझे कह रहे हैं कि जी मैंने FA में नहीं पढ़ा, मैं फ़ेल हो गई FSC में जो भी कर रही थी वो। तो सर मेरे घर वाले सबसे बड़े हैं, मेरी माँ भी घर में ख़ानदान में सबसे बड़ी है, मेरा बाप भी। तो जब भी क्रिकेट के मैचेस लगते हैं ना तो सब हमारे घर बैठ के देखते हैं, ठीक। अच्छा, मेरे कमरे में इन्होंने AC लगवा दिया कि बेटी के मैट्रिक में अच्छे नंबर आए हैं तो ये पढ़ने वाली बच्ची है, इसको हम AC लगा के देते हैं। सर वो वर्ल्ड कप हो रहा था, सर मेरे कमरे में पूरा ख़ानदान था और मैं बाहर उनके लिए चाय बना रही थी, मैं पढ़ूँ तो पढ़ूँ कब। उसको हर मौके पे जलील किया जा रहा है,
जज किया जा रहा है। जज किया जा रहा है और जलील किया जा रहा है। वो काम अपनी कैपेसिटी में जब दोनों काम कर ऐसे करती हैं, बहुत सारी बच्चियां करती हैं, बहुत सी इसमें कोई माएँ ऐसा भी बात नहीं, करती माएँ हैं, भी बहनें करती हैं, करती हैं, ठीक सब है। करती हैं घर के। उस काम करने से प्रॉब्लम नहीं है, बात यह है कि आपने उसको सिखाया कुछ नहीं। अब जब आपने और फिर आपने उसको कहा कि तुमने पढ़ने के लिए अलग माहौल देना है, तो सारा जो है मोहल्ला आपने ला के वहाँ बिठा लिया और आप उसको कह रहे हैं तू पढ़ नहीं रही, इधर साइड पे बैठ जा। अच्छा, वैसे वो बच्ची पर्दा करती है, जब कज़न्स आ जाते हैं तो कहते हैं पर्दा उतार दो, जबकि कज़न के लिए तो मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, सॉरी देवर के लिए और साली के लिए और कज़न्स के लिए, नामहरम ठीक होते है, हैं। नामहरम है ना। बिल्कुल। तो वही मैं कहती है, उसने मुझे जो सवाल पूछा, जी। कहती सर आप मुझे ये बताएं कि मैं इनकी कौन सी बात मानूं। वो बच्ची ये फैसला खुद नहीं कर पा रही कि मैं कौन सी बात मानूं अपने माँ बाप की। कि मैं पर्दा करती हूँ अपने कज़न के सामने तो मैं बुरी हूँ, मैं नहीं करती हूँ तो मैं बुरी हूँ, मैं चाय बना कर लाती हूँ तो मैं बुरी हूँ, मैं चाय नहीं बनाई तो मुझे, या मैंने अम्मी से पूछ लिया कि आपने मुझे सिखाई नहीं तो मुझे मार पड़ गई। एंड डू यू नो वेयर दिस चाइल्ड इज, व्हाट शी वाज इनटू एट दैट टाइम। 15-16 साल की बच्ची थी। शी सेड सर या तो मैं सुसाइड करूँगी, मैं यहाँ सोच लिया है क्योंकि मैं इनको नहीं खुश कर सकती, ठीक है, तो सर अदरवाइज़ मैं विजुअल एडिक्शन में पड़ गई हूँ, मैं लफ्ज़ बड़ा सोच समझ के यूज़ कर रहा हूँ। विजुअल एडिक्शन मतलब कि वल्गर कंटेंट। वल्गर कंटेंट कहती सर मैं वो देखती हूँ इन सारे एक्ट्स की वजह से जी, वल्गर to give कंटेंट के साथ myself- उनका क्या टू connection गिव माई सेल्फ कम्फर्ट, प्लेजर। प्लेजर। ओह शिट। अब आप सोचो कि वो बच्ची कहती सर प्लीज़ ये मेरे पेरेंट्स को नहीं बताना वरना वो मर जाएंगे। अभी भी पेरेंट्स से उसको प्यार उतना ही है, हाँ, उनकी इज्जत की परवाह कर उनकी रही है, इज्जत की अपनी परवाह इमेज कर की परवाह कर रही अपनी है। इमेज की, उनकी इमेज की, अपने की कहती मुझे कोई बात नहीं, लेकिन उनकी इज्जत ना ख़राब हो जाए। सो पेरेंट्स को मैं यहाँ ये समझाना चाहता हूँ इस वाक़े से कि आप जो उन पर एहसान कर रहे हैं ना तोहफे दे दे के, यार आप तोहफे मत दें, उन्हें टाइम दें, उन्हें समझने के लिए अपने आप को इल्म हासिल करें। मेरा भी ज़माना जाहिलियत है समीरा, मैं up until 2009 I'm sorry to use this kind of strong words, I was a stupid idiot. I thought कि यार by default हम पेरेंट्स बन गए हैं ना, तो हम तो बच्चों की परवरिश जिस तरह मर्जी करें, बच्चे मेरी मीरास है, मेरी वो है जायदाद है, मैं उनको मारूं कुटूं, ठीक है। मतलब मुझसे अक्सर लोग जब ये सवाल पूछते हैं कि जी आप इस फील्ड में, ओरिजिनली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ओह माशाल्लाह, इस फील्ड में तो आए कैसे आप? तो इस फील्ड में कैसे आए, तो मेरा जो ज़माना जाहिलियत है ना उसमें मैंने बहुत बहुत जहलों वाले काम किए हुए हैं। तो जो मेरी हाइट ऑफ जहालत थी वो दो चीज़ें थी। मैंने बड़ी बेटी, मेरे अल्लाह ने माशाल्लाह में 4 बच्चे हैं, तो मैंने बड़ी बेटी अल्लाह से बड़ी दुआएं मांग के ली थी। बल्कि मेरी बीवी अक्सर ये कहती होती है कि आप जाके ना उम्रे में, मैं उससे गया था तो कहते हैं कि आपने जाके उम्रे में चेंज करा लिया इसको बेटे को बेटी करवा दिया, जेंडर चेंज करवाई है। तो जब मेरी छोटी बेटी पैदा हुई तो मैंने उस ज़माने में मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बैंकरप्सी हुई थी, तकरीबन कोई सबसे बड़ी तो खैर मेरी $8 मिलियन की है, उसमें मेरी दूसरी वाली थी तकरीबन 2 मिलियन के करीब की मेरी बैंकरप्सी थी। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 4 बैंकरप्सीज़ हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। मैंने उस वक्त कहा, मैंने कहा या अल्लाह तूने मुझे कैसी बेटी दी कि वो आई तो मेरा सब कुछ ले गई। एंड आई स्टिल आस्क्स फॉरगिवनेस फ्रॉम माई डॉटर एवरी टाइम आई सी हर, कि बेटा मैंने बहुत गलत काम किया था, दैट वॉज द वर्स्ट थॉट इवन टू कम। और ये थॉट थी, कोई एक्शन नहीं लिया था मैंने, बट ये चूँकि मेरा ज़माना जाहिलियत था, मुझे ये नहीं, और मेरे रब ने उधार नहीं रखा। इस थॉट के आने के एग्जैक्टली 15 दिन बाद मुझे अल्लाह ने प्लेट पे रख के दिया, ठीक है, मिलियंस दिए, क्या बात। ठीक। दूसरी जो मेरी ज़माना जाहिलियत की जो पीक थी ना, मेरी बेगम ने कहा, बड़ा बेटा मेरा जो है ना, उसने कहा अब तो माशाल्लाह वो 21-22 साल का, तो उस वक्त वो छोटा था, 8-9 साल का था, कि ये झूठ बोल रहा है। मैं कहा इधर आया, मैंने रख के उसके मुंह में लाल मिर्चों का नमक डाल दिया। ओह शिट। I was stupid ना, I don't shy away by admitting my stupidities. हाँ, ये अच्छी बात है, ये सबसे पॉजिटिव बात है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये सब कुछ आप करते किस वजह से थे, कि आपका एक जनरेशन टू जनरेशन ट्रॉमा आपके अंदर आया था? इसमें क्योंकि हमें किसी ने पेरेंटिंग सिखाई नहीं, हाँ, ठीक है, ना मेरे माँ बाप ने पेरेंटिंग सिखाई, ना मैंने किसी सीखी, हमने सीखी किससे? दोस्तों से। मुझे किसी ने बलूगत नहीं सिखाई, मेरे बाप ने भी नहीं सिखाई, मैंने किससे सीखी? दोस्तों से। तो जितनी गलत काम मैंने बलूगत में किए, क्योंकि वो दोस्त करते थे तो मैं करता था, क्योंकि दोस्त भी उस टाइम इमेच्योर होते हैं, एग्जैक्टली छोटी एज में होते हैं, आपके उस मैच्योरिटी लेवल पे नहीं होते कि जिस लेवल पे माँ बाप होते हैं, और ये रोल उनका बनता है। एग्जैक्टली। तो इसीलिए मैंने अपने बच्चों को
मेरी बेटी बड़ी हो रही थी तो मैंने बेगम को कहा तुम इसको सिखाओगी या मैं सिखाऊं? उसको पता था ये पागल है, ये सिखा देगा। उसने कहती नहीं नहीं मैं खुद सिखाऊंगी, आप पीछे हो जाए। हाँ। ठीक है। इसी तरह मेरे बेटे की दफ़ा मैंने उसको पूरी ब्लू गर्ल सिखाई कि भाई तुम्हारे साथ ये चेंजेस आएंगी। ठीक। अच्छा, फिर मैंने पेरेंटिंग सीखी हेयर से जहाँ पे कहीं बैठे हुए थे, किसी ने कहा जी हमारे वो तो वहाँ पर ना जो बच्चा झूठ बोलता है उसके मुंह में लाल मिर्चों का चम्मच डालते थे। अच्छा, मैं उसी दिन वो बात सुनकर आया था और मैंने वो चम्मच पकड़ा और उसके मुंह में डाल दिया। और उस बच्चे ने जिस तरह मुझे देखा ना, वो ये था मैसेज कि अब्बा जी या मेरे बड़े होने का इंतज़ार करो या मुझे मार दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दैट वॉज माई टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। उस दिन मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये बच्चा तो एक क्लीन स्लेट था, इस पे आड़ी तिरछी लकीरें मैंने लगाई हैं। आज अगर मुझे इसको चेंज करना है तो पहले मुझे खुद चेंज होना पड़ेगा, ताकि मैं दोबारा मैं आर्ट देखो ना, अब आर्टिस्ट है ना, वो एनसीए में क्यों पढ़ता है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जाके क्यों पढ़ता है, या किसी भी आर्ट्स कॉलेज में क्यों पढ़ता है, बीएससी आर्ट्स क्यों करता है? कि उसने सीखना है कि यार ये स्ट्रोक कैसे लगानी है। हालांकि बच्चा, कई बच्चे पैदाइशी आर्टिस्ट होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर वो आर्ट की तालीम लेते हैं ताकि उनको रिफाइन कर सकें, पॉलिश कर पॉलिश सकें कर अपने सकें, स्किल्स को। राइट। सो मैं अगर आर्टिस्ट हूँ उस बच्चे का, तो मैंने तो पहले बगैर पढ़े अपने हाथ से पॉलिशिंग की थी ना। अब मैंने कहा मुझे ये सीखना है कि मुझे अपने बच्चे से डील कैसे करना है। ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ कि बेटे के साथ जब ये हो रहा था, इंटरेस्टिंग तो मैं नौज़बिल्ला उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग थोड़ा सा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जी। तो मेरा बच्चा ना यूँ नीचे देख रहा था। अब वो मुझे उसको जैसे ही उसने, मैंने कहा ना, मैं कहा ओए ऊपर देख, उसने यूँ ऊपर देखा। मैं कहा ओए बाप को घूरता है, तड़ाक नीचे देख। अब वो बच्चा बेचारा कंफ्यूज्ड है, मैं नीचे देख रहा हूँ तो बाप कह रहा है ऊपर देख, ऊपर देख रहा हूँ तो बाप मार रहा है और कह रहा है नीचे देख। ठीक। आज मुझे नोइंग द साइंस ऑफ व्हाट डज इट मीन, आज मुझे पता है कि वो नीचे क्यों देख रहा था। ये एक, इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, ऑडिटरी डिजिटल। जो इंसान ऑडिटरी डिजिटल होता है, जो कि सेल्फ टॉकर जिसे कहते हैं, हाँ जी। ही वुड ऑलवेज लुक टूवर्ड्स हिज हार्ट डाउन व्हेन ही इज टॉकिंग टू यू। वो न्यू नीचे देखेगा क्योंकि उसने अंदर से बात निकालनी है। ठीक है, ये पूरी एक साइंस है कि आई मूवमेंट्स क्यों होती हैं। ठीक है। वो मुझे जब पता चली, मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार वो तो बेचारा ऑडिटरी डिजिटल है और मैं उसको बार बार कह रहा हूँ ऊपर देख, ऊपर देख। इसीलिए जब वो ऊपर देखता है तो आंखें फटती हैं, क्योंकि अंदर से उसके खौफ भी है कि यार बाप को क्या करना है, राइट। नाउ द रीज़न व्हाई आई टेल माई स्टोरीज इज सो पीपल कैन लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। प्लीज़ आई बेग यू एंड ऑल द ऑडियंस, यार अपने बच्चों को मार के सिखाना जो है ना, वो कोई हल नहीं है। आप ऐसे सोचो ना, आपको, अच्छा बाय द वे, जो आपने एक सवाल मुझसे पूछा ना कि मेरे पे बहुत मार खाई है मैंने, हम ऐसे नहीं कहते नहीं खाई। ठीक है। ये तय किया था कि हमने कभी किसी पे हाथ नहीं उठाना, ये मैंने भी तय किया था। लेकिन होता पता है क्या है, इवेंचुअली जिससे आप गुजरे होते हैं, जो पहले 7 साल में हो चुका होता है, याद है हमने वो बात की थी कि फर्स्ट 7 years आर इंडक्टिव लर्निंग ईयर्स, सेकेंड 7 years आर डिडक्टिव लर्निंग ईयर्स। कि जो आपने पहले 7 साल में सीखा है, 7 से 14 में आप उसको अब अप्लाई करेंगे। अगर आपने गुस्सा सीखा है ना, आप गुस्से का इम्प्लीमेंट करके लोगों पे करके देखेंगे। अगर तो आपके गुस्सा करने से या ज़िद करने से आपका ऑब्जेक्टिव मीट होता है, तो आपका माइंड करेगा दिस इज़ द पॉइंट, लॉक्ड। नाउ इफ़ यू वांट टू गेट एनीथिंग, कह रहे मेरा बच्चा बड़ा ज़िद्दी हो है, हाँ। आपने 7 साल उसके साथ ज़िद की है, गुस्सा किया उस पे, गुस्सा भी किया है, एंगर दिखाया, ज़िद की है, क्या नहीं देना तुम्हें, नहीं देना, ये नहीं लोगे तुम। और ऐसा भी होता है ना कि बच्चा जब ज़्यादा मांग रहा हो, मम्मा मुझे और दें और दें और दें, तो माँ बाप कहते हैं नहीं तुम मुझे तंग कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। खाने पे कैसी जिद? कंडीशंस तय करना। अब आप उसको ये बता रहे हैं कि बेटा लव इज ऑल्सो कंडीशनल। देखिए आप हर एक्ट, अच्छा मुझे उसमें ना कहता तो कहते हैं अब हम फिर करें तो करें क्या, तो मैं कहता हूँ भाई इल्म हासिल करो। ठीक है यार, तुम दुनिया के इल्म को छोड़ दो, मेरे बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उठा के पढ़ लो। ठीक है। एक शेख हैं कुवैत के, बड़ी ज़बरदस्त उनकी एक सीरीज़ है, प्रॉफिट अराउंड द चिल्ड्रन, नॉट द चिल्ड्रन अराउंड द प्रॉफिट। ठीक है। हाउ वाज, और उनकी PhD है इस पे, जबरदस्त। ठीक है। वो एक है, वो ऑनलाइन पढ़ी हुई है, फ्री कुरान एजुकेशन एक वेबसाइट है, उस पर पढ़ी हुई है वो। ठीक है। वो आप सुने, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे यार कि हम करते क्या रहे हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से कैसे डील करते थे। ठीक है। अब आप देखें, अगर खुदा ना खास्ता किसी का, आई एम सॉरी, मुझे असल में मेरी प्रॉब्लम ये है, मैंने दीन को सीखा है माइंड साइंसेस को पढ़ के। ठीक है। तो मुझे जब मैं कोई भी चीज़ देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि वो दीन में कहीं है या नहीं। हमारे यहाँ पर
किसी के घर किसी आपके किसी अजीज़ करीबी अल्लाह ना करे बट के करीबी की किसी की डेथ होती है, तो अगर हम कहीं पर उसके बारे में जिक्र करें तो लोग और बताएं कि यार मेरे साथ भी उन्होंने ये अच्छाई की थी या मुझे यूँ मज़ा आया था, तो हमें अच्छा लगता है सुन अच्छा के लगता है। कि यार चलो यार मेरे जो थे बुज़ुर्ग या जो भी मेरा दोस्त था उसके बारे में लोग अच्छी बातें कर रहे हैं। हम आम तौर पे हम क्या करते हैं, हम उसके बारे में जो है नॉर्मली बच्चे का अगर लेट से कुछ कोई मसला हुआ है तो हम बच्चे को कहेंगे उसके सामने बात ना करो, उसके सामने जिक्र ना करो, करेक्ट हम्म, ना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, हज़रत अनस के छोटे भाई हैं उमैर, ठीक है, अबू उमैर उसका, तो उसका ना 2.5 साल के थे तो उनका तोता मर गया, तोता था या परिंदा था, जो भी परिंदा था वो मर जी गया, जी। ठीक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसको मिलने गए ना, उनको पहले आप सोचें 2.5 साल के बच्चे को मिलने गए कितनी उसके बड़ी बात है। तोते की मौत पे, सुभान अल्लाह, ठीक है। यानी इससे पता चलता है कि बच्चों के साथ रिलेशन बिल्डिंग कैसे करनी है, कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम और बच्चे मर गया ख़त्म, चलो नया ले आएंगे, यार उसकी एक एफिलिएशन है, एक एसोसिएशन है, उसका एक दिल है। आप यहाँ पर झूठे खुदाओं के साथ इतना कुछ कर रहे हैं तो वो तो एक बच्चा है, ठीक। फिर आप उसके पास जाते हैं, कहते हैं या अबा उमैर मा फ़अला नुगैर, तेरे नुगैर को क्या हुआ, तो बड़ा प्यारा था, ठीक है। सुभान अल्लाह, और वो बच्चा फिर उसकी स्टोरी सुनाता है, हाय, फिर आप जब उसको मिलते हैं यही सवाल पूछते हैं, सुभान अल्लाह, ठीक माशा। है। अब आप सोचो कि ये बच्चों से रिलेशन बनाना कितना आसान है। मैं एक माजरत के साथ ख़वातीन से ख़ास तौर पे, बेटा आप भी बैठी हो, मैं एक जुमला बोलता होता हूँ कि बच्चा और औरत बड़े ही बेवकूफ़ है। लोग मुझे कहते हैं क्या मतलब, ये क्या बात की आपने। मैं कहता हूँ यार ये इतने मासूम बेवकूफ़ हैं कि ये आई लव यू पे मर जाते हैं। सिर्फ इनसे प्यार से बात कर लो, बच्चे से या औरत से, तो ये अपनी जान दे देंगे आप पे, ऐसा ही है ठीक है। मतलब मैं बेवकूफ़ उस सेंस में कह रहा हूँ, नेगेटिव कि सेंस में नहीं कह मासूम रहा, होते हैं, मासूम, इनोसेंट होते हाँ हैं। चलिए मासूम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर हाँ। लेते हैं, ठीक है। तो कि वो एक लफ्ज़ के ऊपर वो अपनी जान दे देंगे आप पे, ठीक है। और हम बच्चों को खौफ दे रहे हैं, हम बच्चों को अब ये देखो, ये टॉक्सिसिटी इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं अभी तक, हम मेरा ख्याल है आपको असली सवालों तक पहुंच भी नहीं सक रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही सवाल किए हाँ होंगे एग्जैक्टली। और आपने इतना वास्ट तरीके से, इतना ब्रॉडर लेवल पे बता दिया। मुझे लगता है अगर हम 1 साल भी इस पे बात करेंगे ये टॉपिक खत्म नहीं होगा। एक एक एक्शन जो है ना आपका वो रजिस्टर हो रहा है। यार आप देखो, आप कहते हो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं, यार आप उनकी बच्चों के साथ ही तरबियत सीख लो यार। कैसे फॉलोअर हो, फॉलो तो करो। फॉलो तो करो ना, ठीक है। देखो तो सही, इतनी कोशिश तो करो। अच्छा मैं भी मेरा भी ज़माना जाहिलियत है, मैंने एडमिट किया है, एडमिट किया और ये अच्छी बात ठीक है। है हम सब गलतियां कि उस करते पे हैं, काम करना चाहिए। काम करना चाहिए। वो अभी हम पहले जब बात हो रहे थे, आपके कुलीग यहाँ बैठी थी, उन्होंने कहा ना जी कि वो हमारा तालीमी निज़ाम का मसला है। मैंने कहा मसला ये है कि हम तालीम देते हैं, हम इल्म नहीं लेते। हम डिग्री लेते हैं नौकरी के लिए, अगर हम इल्म ले लें, नॉलेज के साथ गेन करें, ठीक है, तो हमें डिग्री नौकरी तो फिर भी मिल ही जानी है, बिल्कुल, ठीक है। ये वो ऐसा ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो अगर अबू अयूब अंसारी का जिक्र है मेरे ख्याल से, मैं आलिम नहीं हूँ इसलिए मैं बड़ा केयरफुल रहता हूँ कोई भी कोटेशन देने से पहले। तो आप उनके घर गए तो उनके घर में रोशनदान था, तो आप वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये रोशनदान किस लिए है, तो उन्होंने कहा ताकि हवा आ जाए। तो आप वसल्लम ने फरमाया कि हवा तो आनी ही आनी थी, अगर तुम ये नियत करते कि अजान की आवाज़ आए तो सवाब डबल था। क्या बात है, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ ये नियत कर लें, परवरिश तो हमने बच्चों की करनी ही करनी है, बड़े हो ही जाएंगे वो। बड़े तो वो हो ही जाएंगे। हम नियत ये कर लें कि मैं सुनसीरत तरीके से परवरिश करूँगा। फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है कुछ मेहनत ज़्यादा, ठीक है। हम फरिश्ता बनने के चक्कर में इंसान को भूल जाते हैं कि आसान तकवीम फरिश्ता नहीं है, आसान तकवीम इंसान मैं और आप है, ठीक है। जब हम बेस्ट क्रिएशन है अल्लाह की, तो डेफिनेटली हमें कुछ अल्लाह ने स्पेशल क्वालिटी दी होगी तो हम बेस्ट है ना, बिल्कुल, राइट। सो हम, मेरी ये रिक्वेस्ट होती है कि जी प्री मैरिज आप पहले अपना साथी चुनने के लिए भी, ठीक है, आप उसके ऊपर भी पूरी रिसर्च करें कि सीरत क्या कहती है। और शादी तब तक ना करें ना जब तक आप खुद मेंटली स्टेबल ना हो। जब आपका बच्चा होगा तो वो कैसे मेंटली स्टेबल होगा जब आप नहीं है खुद पेरेंट होके। उसकी वजह ये है कि मैं जब ये अक्सर लोगों को कहता हूँ ना जी प्री मैरिज काउंसलिंग या
मैं कहता हूँ एक शादी प्री मैरिज काउंसलिंग सेशन होना चाहिए, एक आपका निकाह पे सेशन होना चाहिए, एक आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी पे होना चाहिए, मिनिमम, यानी ये मिनिमम सेशंस हैं, एक आपका फर्स्ट डिलीवरी पे होना चाहिए, और एक जब आपका बच्चा 2 साल का हो जाए ना, फिर आपको एज अ फैमिली, ये फैमिली सेशंस की बात कर रहा हूँ। तो मेरे इस तरह मैं बता रहा था किसी को, तो वो उसकी दादी बैठी हुई, मतलब बच्चे की उसकी वालदा बैठी हुई थी, आपका क्या मतलब है, हमने अपने बच्चों की परवरिश सही नहीं की, आप इन्हें परवरिश सिखाएंगे। मैंने कहा मेरी बहन, अगर आपने सही की होती तो आपके बच्चे आज मेरे पास ना बैठे होते, आप खुद लेकर आई हैं, मैंने आपको दावतनामा नहीं भेजा। तो डेफिनेटली कोई परवरिश में ही कमी है ना। नहीं, मेरे बेटे में कमी नहीं है, इसमें कमी है। हाय, कितनी बड़ी टॉक्सिसिटी है ये, उसकी माँ को कह रही है। हाँ, तो मैंने, तो वो अब उसकी लड़के की माँ कह रही थी ना, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा मेरी बहन, इसकी परवरिश किसने की है? मैंने की है। तो मैंने कहा वो जो बैठी है वो भी लड़की है, आप भी औरत है, वो भी औरत है, आप भी औरत है, तो आप दोनों फैसला कर लें कौन सही है आप दोनों में से। तो वो खैर उठ के चलेगी, उन्होंने कहा ये बंदा बेकार है, इसके साथ सेशन नहीं करना चाहिए। अच्छा, इम्पोज किए जाते हैं ओपिनियंस बच्चों पे भी, बिल्कुल शुरू से आप देखो ना। अच्छा, कंपैरिजन की आपने बात की ना, सबसे पहला कंपैरिजन तो बच्चे का वही पैदाइश में शुरू हो गया, नाक के हिसाब से, मजे के हिसाब से, ठीक हो गया। उसके बाद मेरा बच्चा तो इतना खाता है, ओए होए तुम्हारा बच्चा नहीं खा रहा, ये तुम्हारा बच्चा इतना खाता है, मेरा बच्चा खाता ही नहीं है। यार, हर इंसान की नीड सेपरेट है, हर इंसान का स्टमक सेपरेट है, हर इंसान की भूख सेपरेट है। हम वहाँ से, मैं तो, अच्छा, माएँ भी माँ बन के एहसान करती हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, कि जी ये तो मुझसे दिन में 10 दफ़ा फीड लेता है, तो भाई तुमने इसीलिए बच्चा पैदा किया था, मत पैदा करती तुम। अगर तुमने बच्चे को फीड नहीं देनी थी तो बच्चा पैदा ही ना करती तुम। अब उस बच्चे पर तुम एहसान भी चढ़ा रही हो और गुनाह भी कमा रही हो, और उसके बाद हो क्या रहा है। चलो मैं आज आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जी। मैंने आपको बताया ना कि ये जो वाइब्रेशंस है, माँ के पेट में बच्चा हाफ साइकिल पे वाइब्रेट करता है उसका ब्रेन, ठीक। एक मैं आपको मेरे उस्ताद का एक किस्सा है वो सुनाता हूँ। उनके पास एक केस आया एक बंदे का, ठीक है, और वो कहने लगा कि जी वो तकरीबन 30-35 ईयर्स का था, ठीक है, गालबन इलाका गैर से था वो बंदा, अच्छा, ठीक है, ठीक। तो वो शादी नहीं करा रहा था कि जी मैं शादी नहीं करानी। तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, खुल के बता दो। हाँ। उसने कहा नहीं सर, खुदा का कसम कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा पछता में बोलेगा ना, ठीक है। उसने कहा क्या मसला है? कहते सर आपके साथ बैठ के बात करता है ना, हम शेर है, इधर एक आदमी और बैठाओ, हम फिर भी शेर है, तीसरा आदमी आएगा हम थोड़ा सा डरेगा, सर अगर 5 आदमी होगा ना हम भाग जाएगा यहाँ से। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने उसको अंडर हिप्नोसिस सेशन कराया तो पता चला कि वो 6 महीने का माँ के पेट में है, इन द वूम्ब ऑफ हिज मदर, और कांप रहा है अंदर, उसको नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। उसको हिप्नोसिस से निकाला, उसे कहा कि अपनी माँ को फ़ोन करो, पूछो कि जब तुम 6 महीने की प्रेग्नेंट थी मेरे साथ तो क्या हुआ। उसकी माँ कहती है हाँ वो खुद तुम्हारा चाचा का शादी था, इधर सब मोटर चलता था, क्लैशनकोप चलता था, हम 3 औरत 4 औरत अंदर बैठ के डरता था बहुत। 6 months प्रेग्नेंट माँ, उसके पेट में बच्चे की ज़िंदगी में एंड तक वो खौफ बैठ गया। ठीक है, अब सोचो कि जुल्म कहाँ से शुरू हो रहा है, माँ के पेट से। माँ के पेट से। यहूदियों की मैं एक बात बताऊँ आपको, उनकी जब बीवियाँ प्रेग्नेंट होती हैं वो मैथ्स पढ़ती हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? भाई आप जो चीज़ माँ कर रही होगी ना, बच्चे के अंदर वो चीज़ जा रही है। हिसाब किताब में वो पक्का होगा। हिसाब किताब में ये साइंसेस पढ़ती हैं, बेसिकली वो साइंसेस पढ़ते हैं, ज़्यादातर मैथ्स पढ़ते हैं, बट साइंसेस, मैथ्स इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेस ना टेक्निकली, ठीक है। तो उनका कॉन्सेप्ट ये है कि वो अच्छी चीज़ें देखते हैं, वो नेगेटिव मूवीज़ गंदी नहीं देखती, वो हॉरर मूवीज़ नहीं देखती, वो कुछ तरह नहीं देखती, पार्टियां तर्क कर देती हैं, गलत महफिलों में जाना छोड़ देती सब हैं, कुछ, कि जी ये एक ज़िंदगी आ रही है जिस ज़िंदगी को हमने बेस्ट बना के निकालना है। यार उनको तुम गालियाँ देते हो, उनसे कम से कम कोई अच्छी चीज़ तो सीख लो। और हमारे देसी पेरेंट्स तो अपने बच्चे से कम्युनिकेट ही नहीं करते। इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप, आज तक आई लव यू नहीं बोला होगा। जिस माँ से पूछ लो, जिस बच्चे से पूछ लो, हमने बाप को आज तक गले नहीं लगाया। गले लगाते हैं तो ईद की नमाज के बाद। मैं ना इस पे भी अगेन पहले आपको सीरत वाक़या सुनाता हूँ, फिर मैं आपको एक मैं सेशन, चलो मैं पहले एक जगह पर एक सेशन कर रहा था, तो सेशन के बाद मैंने यही बताया कि जी मेरा बेटा, जब मैंने बेटे वाला किस्सा सुनाया ना, मैंने कहा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह की तरफ से पहली खुशी और कामयाबी तब मिली जब 5 साल लगे, 5 साल बाद मेरे बच्चे ने आके मुझे सीने से लगाया
चूमा और कहता है यार अब्बू आई मिस यू यार, मैं कहीं गया हुआ था वहाँ से आया ना, आप क्यों चले जाते हैं यार, ठीक है। तो ये वही बचा था जिसके मुंह में मैंने चम्मच डाला था मिर्चों का। तो मैंने कहा ये मेरी कामयाबी है। तो ये मैंने किस्सा सुनाया, तो बंदा मेरे पास आया कहता है सर मेरे 7 बच्चे हैं, ठीक है, 4 बेटे हैं और 3 बेटियाँ हैं। सर मैंने बेटियों को तो चूम लेता हूँ, सर मैंने बेटों को आज तक अपने करीब नहीं आने दिया। मैंने कहा यार मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अरबी आया बद्दू, और आके आप वसल्लम हज़रत हसन के साथ खेल रहे थे और हज़रत हुसैन के साथ, हसनैन दोनों के साथ खेल रहे थे, तो और उसको चूम भी रहे थे। तो उसने देखा तो उसने कहा यार रसूलुल्लाह आप इनको चूम रहे हैं, ठीक है, तो हम तो अपने बच्चों को हाथ भी नहीं लगाते। तो मैंने कहा यार भाई मैं आपको वही जवाब दूंगा जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था अगर जो मखलूक के साथ रहम नहीं करता अल्लाह उसके साथ रहम नहीं करता। तो अगर तेरे दिल में रहम नहीं है और उसके लिए वो जो तेरा अपना है, अपना बच्चा है, तो तू किसी तेरे साथ तू कैसे रहम की उम्मीद, तू किसी के साथ भी रहम नहीं करेगा और वो तेरे साथ रहम नहीं करेगा, ठीक है। सो भाई बात ये है, जब मैं आपको इसमें एक साइंस, असल में हम लोग साइंस को ज़्यादा मानते हैं ना आजकल की, साइंस सब कुछ है। यहाँ पर एक हमारी चीज़ है जिसे हम कहते हैं फ्रंटल लोब। मैं अक्सर पेरेंट्स को बताता हूँ यार अगर तुम में इतनी शर्म नहीं है, और मैं ये वर्ड शर्म का यूज़ करता हूँ कि तुम बच्चे को फिजिकली सामने सबके सीने से लगाओ और प्यार करो, तो मैं झिझक होती है कि अपने बच्चे को प्यार करते हुए, तो यार जब वो सो जाए ना तो उसके यहाँ पर चूम लिया करो सोते में। अब फ्रंटल लोब इज़ वेयर ऑल योर इमोशंस आर केप्ट। कुरान में इसका जिक्र है, ठीक है। अबू जहल का जब जिक्र आता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि हम उनके यहाँ से माथे से सब कुछ निकालेंगे, ठीक है, ताकि उनको इमोशंस बाहर निकलेंगे और फिर हम उनको वापस डालेंगे। तकलीफ दें जब होनी है ना उनको, तो उनको पता चले कि तकलीफ होती क्या है, ठीक है। तो मैंने कहा यार तुम, और ये साइंस ये बता रही है, तो मैं कह तुम एक काम किया करो, तुम ना उनको यहाँ चुमा करो। इवन मैं मियाँ बीवी को ये कहता हूँ यार आप बाकी जिस्म में जहीं भी चूमो ना फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ ज़रूर चूमा करो, ठीक है। यहाँ पर सेरोटोनिन प्रोडक्शन हो रही है जो आपके हैप्पीनेस के हार्मोन्स हैं, यहाँ आपके कनेक्शन बिल्डिंग के हार्मोन्स बन रहे हैं, यहाँ वो इमोशन स्टोर हो रहा है कि यार इस बंदे से मेरा कोई लिंक है, ठीक है। यार सोते में तो चूम सकते हो ना अपने बच्चे को। हमारे माँ बाप क्या करते हैं कि ब्रांडेड कपड़े तो पहना देंगे, अच्छी खुराक भी खिला देंगे, अच्छे ब्रांड का अच्छा खाना अच्छे रेस्टोरेंट पे ले जाते हैं, लेकिन इमोशनल नीड्स पूरी नहीं करते क्योंकि उनको पता ही नहीं ना, उनकी अपनी नहीं हुई मी। असल में उन बेचारों का कसूर नहीं है, हाँ। उन्होंने यही देखा है कि मेरा बाप मेरे करीब नहीं आया था, ठीक है, तो वो इसको समझते हैं कि रिस्पेक्ट है, आंखें झुका के बात करो, कम आवाज में बात करो। बेटा आपने जो लफ्ज़ यूज़ किया ना, मैं उस वक्त से सोच रहा था ये लफ्ज़ यूज़ करूँ या ना करूँ, लेकिन थैंक यू फॉर ब्रिंग दिस वर्ड रिस्पेक्ट। अगर मेरा बच्चा मुझे आके सच बता दे कि अब्बू यार आज जो है ना मैं चर्च पी के आया हूँ, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, हाँ जी, मेरा ख्याल है ये मेरी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। बिल्कुल, कि वो आपसे छुपा नहीं रहा, आपको आके बता रहा है ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूँ, बजाय इसके कि वो खामोश हो जाए और वो चर्च से फिर हीरोइन और हीरोइन से फिर पता नहीं लाम रखे कहाँ से आगे चलता जाए, ठीक है। हम जिसको रिस्पेक्ट समझते हैं ना, वो एक क्या नाम है, हमारे बड़े मशहूर शायर हैं, उनका एक शेर है कि तू की जाने पोलिया मज्जे अनार कली दियाँ शाना, जिन्ना नो तू समझी से पट्ठे वो है यानी पाना दियाँ दुकाना। कि मतलब वो कह रहा है कि एक आम गाय को क्या पता कि ये क्या है, ठीक है, आप जिसको समझ रहे हैं कि ये खाने की चीज़ है वो असल में पान है, ठीक है। तो उसी तरह से मैं ये समझा रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये होता है कि हम जिसको हम समझ रहे हैं ना रिस्पेक्ट, वो असल में डिसरिस्पेक्ट है, यस, ठीक है। हमारे मेयार ऑफ रिस्पेक्ट ये। अच्छा फिर एक और काम यहाँ पर मेरी एक बड़ी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है माओं के साथ, खुदा का वास्ता है बापों को डेवल बनाना बंद कर दें। बच्चे को डराने के लिए भाऊ और बाप ये दो ही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अगर चंदा मामू है ना तो चंदा चाचू भी बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप जब ये कहती हैं ना भा अब्बू आएंगे ना मैं बताऊंगी उनको, तो आप बेटे के माइंड में या बच्चे के माइंड में ये डाल रहे हैं कि तेरा बाप इस, और अब बच्चा अगर बाप अब्बू के पास ना जाओ बिजी है, यार बच्चा अपना रिलेशन बनाना चाह रहा है बाप के पास, जाए ना, बाप मारे ना उसको, मारने तो एक गाय को पता चलेगा उसको कि बच्चे को खुद ही पता चल जाएगा ना, तो जाने तो दो पास। अब्बू मारेंगे, क्यों मारेंगे यार, अब्बू पागल है, ठीक है, अब्बू का दिमाग ख़राब है, अब्बू मारेंगे। अब आप वो क्यों बना रही हो, क्योंकि आपको एक डिटरेंट चाहिए, आपको कोई ना कोई बच्चे को डराने के लिए आला चाहिए, ठीक है। अभी देखो हमने अभी तक टॉक्सिक पेरेंट्स की ऊपर डिटेल में नहीं गए हैं, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे एक्शंस जो हो रहे हैं, दे ऑल आर एडिंग अप टू अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट।
अब वो माँ जो बच्चे को पहले ये सिखा रही थी कि बाप से दूर हो, अब जब बच्चे की शादी होनी है ना उसके, हाँ जी, तो उसने कहना बीवी से दूर हो, बीवी मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, ये मेरी बात नहीं सुन रही। करेक्ट। मैं एक यहाँ पर एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। एक मल्टीनेशनल कंपनी है, दुनिया की टॉप 5 में आती है, तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा हायर किया फॉर वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। वो मुझे खातून जो थी वो अल्लाह ताला ने उनको काफ़ी माशाल्लाह सेहतमंद बनाया हुआ था, तो अच्छी वो यानी इस कुर्सी पे नहीं वो आ सकती थी, थोड़ी बल्कि थी, थोड़ी सी healthy थी। बल्कि थी। तो वो थी भी फ़लस्तीन से, अच्छा। जो उनकी HR हेड थी पूरे उसकी। हम्म, तो वो बड़े मज़े से ना बैठ के मुझे कहती हैं, ब्रदर आई एन्जॉयड योर टॉक। मैंने कहा चलो थैंक यू वेरी मच। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार मुझे ये बताएं, यू वांटेड मी टू ट्रेन वुमेन, सो वुमेन जो हैं ट्रेनर्स दुनिया में बहुत सारे हैं, सो व्हाई डिड यू चूज़ अ मैन टू ट्रेन वुमेन। तो हंस के उसने एक बात कही, कहने लगी फॉर 2 रीजंस। नंबर 1, यू नो वी वुमेन आर आवर बिगेस्ट एनिमीज, वी डोंट नीड अ थर्ड एनिमी। औरत औरत की दुश्मन औरत होती औरत की दुश्मन, और ये वो खुद एक्सेप्ट कर रही है जो कि पाकिस्तानी नहीं है। ठीक। सेकंड कहने लगी, वी नीड अ मैन टू टेल अस इफ वी लुक ब्यूटीफुल और नॉट। है। वैलिडेशन। वैलिडेशन। अब ये वैलिडेशन कहाँ से आई है उसके अंदर? घर से। सही शादी होगी ना, तू ऐसे बैठेगी, तेरा शौहर तुझे क्या कहेगा? देखो डीप रूटेड इश्यूज हैं टॉक्सिसिटी के। ठीक है। ससुराल वाले क्या कहेंगे, शक्ल देख अपनी, हवन्नक बनी हुई है। ठीक है। ये बाल कैसे रख रही है तू? यार उसको रखने दो यार, बाल ही हैं। मैं हमेशा अपनी बीवी को कहता था, वो ना बेटे के साथ उसका अक्सर झगड़ा रहता था बालों के ऊपर। तो उसने कहा मैंने बाल बड़े करने हैं, इसने कहा नहीं करने। वो 6-7 साल का था वो बड़े वाला। तो मैंने बेगम से कहा, मैंने कहा यार पिक योर बैटल्स, तुम क्या चाहती हो? हर जंग लड़ने वाली नहीं होती, कुछ बड़ी जंग के लिए छोटी लड़ाइयाँ हारनी पड़ती हैं जीतने के लिए कभी कभी। उसकी समझ में बात नहीं है, नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकता कि मेरा बेटा बड़े बाल रखे। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा यार बेटा मैं इजाज़त दे रहा हूँ, ये रखेगा। ठीक है। उसको मैंने समझाया, मैंने कहा देखो बात सुन, इसको रखने दे, बाल हैं कल को काट लेंगे यार, कौन सी ऐसी चीज़ है, राइट। खैर वो मान गई, ये उसकी मेहरबानी है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह मानती रही है मेरी बात। कभी होता था ना कि हमारे बहस होती थी, तो फिर मैं में या वो लॉजिक से समझा लेती थी या मैं समझा लेता, लेकिन हम मान जाते थे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा अब वो हुआ ये कि नहीं, ज़माने जाहिलियत में हमने बहुत लड़ाइयाँ की हुई हैं। मैं देखो मैं एक्सेप्ट करने में कोई शर्म नहीं है, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही। बट अल्हम्दुलिल्लाह द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज़ व्हाट वी नीड टू अडॉप्ट। यस। ठीक। बेटा पाकिस्तान आया, हम लोग उस ज़माने में दुबई होते थे, ठीक है। बेटा पाकिस्तान आया, पाकिस्तान में वो जो था ना, यहाँ पर उनकी जो मेड काम कर रही थी, मेड की बच्ची के सर में जुएँ थी। अच्छा इसके सर में लंबे बाल थे, जुएँ पड़ गई, वो उसको पकड़ रही थी। अब जब जुएँ पड़ी तो उसको टेंड करानी पड़ी। उस दिन से आज तक, मतलब वो 7 साल का था, माशाल्लाह 21 साल का है, ठीक है। उसने बाल लंबे, वो महीने में 2 दफ़ा हेयर कट कराता है, कहीं जुएँ ना पड़ जाए। मैंने कहा यार उसको खेल के सीख लिया है ना, सीख लिया उसने खुद ही। ठीक है, तजर्बा कर। वो इंशा का एक शेर मुझे इसमें याद आता है, वो कहता है खेलने दें इन्हें इश्क की बाजी, खेलेंगे तो सीखेंगे। सीखेंगे। अब कैस की या फरहाद की खातिर खोलें क्या स्कूल मियाँ, ठीक है। क्या बात। सो हम पेरेंटिंग के बारे में मैं एक बात ये कहता होता हूँ, पेरेंटिंग एक आंख बंद करके करनी चाहिए। आंख बंद इसलिए कि खेलने दें इन्हें इश्क की बाजी, और आंख खुली इसलिए कि अगर वो बाजी खेलते खेलते गिरने लगा है ना, तो हम उसको पकड़ के वापस ले आए, ठीक है। हमें टॉक्सिसिटी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी मेरे ख्यालात असल में। अच्छा इसकी एक और बहुत बड़ी वजह आपको मैं बताता हूँ जी। हम 50 साल वाले को भी बच्चा, माँ बाप बच्चा ही समझते हैं, कि मेरे लिए तो तुम छोटे ही हो, जितने भी बड़े हो जाओ। ठीक। जबकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये साबित करके बताया है अपनी सीरत में कि 2.5 साल का भी मर्द जवान था। अबू उमैर को आपने एज चाइल्ड डील नहीं किया, राइट। सो बच्चे की भी एक वही आइडेंटिटी है जो बड़े की है। आप उनको मेन्यू आइटम पेश कर, आप एक्शन करके दिखाएं। आप कहते हैं मैंने नमाज पढ़नी है, ठीक है। वो मुझे अपने वालिद साहब का एक किस्सा याद आ गया, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें। वालिद साहब मेरे थे ना हार्ट पेशेंट थे, हमने उनको हमेशा उसी तरह से देखा। तो एक दफ़ा उनका बाईपास हुआ, 4 उनकी ग्राफ्टिंग्स हुई। तो उसके बाद जब डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आप ना आपसे कल से वॉक करनी है,
वॉक के अब आपने नहीं छोड़नी, जो मर्जी हो जाए। सुबह फजर के टाइम पे हम उठते थे, तो फजर के टाइम पे उन्होंने ना मुझे उठाया, मुझे और भाई को बड़े, कहा चलो भाई उठो उठो ली, और उठो जाके वॉक करके आओ, चलो वॉक का टाइम है। हम दोनों उठे, हम बाहर निकले तैयार होके वॉक करने के लिए। हम वॉक करने गली में गए, देखा तो अब्बू नहीं आए हुए। यार अच्छा, खैर हम वॉक करके वापस आ गए, देखा तो अब्बू सोए हुए थे। अब्बू आपने वॉक नहीं की? नहीं वॉक तो अच्छी है तुम लोगों के लिए। अब्बू डॉक्टर ने आपको वॉक का कहा था, हमें नहीं वॉक का कहा था। ठीक है? तो बताने का मकसद ये है कि हम अपनी जो है ना पॉइजन्स, हम अपनी टॉक्सिसिटी इंजेक्ट करते हैं बच्चों में, ब्लैकमेल करते हैं। और ब्लैकमेलिंग कब शुरू होती है? चलो आपने ये लफ्ज़ ब्लैकमेल का यूज़ किया, ब्लैकमेलिंग का किस एज में? आप जनरली अगर मैं आपसे पूछूं तो ब्लैकमेलिंग कहाँ होती है, किस एज में होती होगी? मुझे लगता है कि आप छोटे से ही होते हैं, इन्फेंट होते हैं। नहीं वो तो आपको लगता है, लेकिन आम तौर पे हमें क्या ब्लैकमेल से, शादी नहीं करेगी तू तो मेरी इज्जत पे चली जाएगी, तूने अगर उससे शादी कर ली तो ये हो जाएगा, मेरी मर्जी से शादी। ये हाँ नहीं, ब्लैकमेलिंग शुरू होती है बच्चे की इन 6 महीने की उम्र से। तुमने उसको दूध पिला रही है, नहीं पीना, ओके, अम्मा नाराज है, अम्मा नाराज हो गई। ओ यार, अम्मा नाराज होकर ही दूध पिला सकती है, प्यार से भी पिला सकती है। एग्जैक्टली। और उसका पेट भर गया है, वो चाहेगा तो पी लेगा। ठीक है, एग्जैक्टली यही बात है। बिल्कुल मैं यही कहता होता हूँ हमेशा कि भाई आप ये जो आप कर रहे हो ना, ये ब्लैकमेलिंग उसको सिखा रहे हो बाय डिफॉल्ट। सो यू आर स्टार्टिंग विद द ब्लैकमेलिंग। ठीक है, नाउ व्हेन यू स्टार्ट विद दैट ब्लैकमेलिंग, वो बड़ा होके क्या करेगा? ब्लैकमेलर ही बनेगा, उसने तो और कुछ नहीं करना, राइट? और फिर आप उसको शादी तक भी ब्लैकमेल करते हो, फिर वो एंड में अपनी बीवी अपने बच्चों को ब्लैकमेल करता है, ठीक, या करती है। ठीक है, सो ये बिल्कुल सही आपने पॉइंट उठाया, चाइल्डहुड ब्लैकमेलिंग। सो टॉक्सिक पेरेंट्स, बाय द वे, ये जो आप कर रही हो ना, इसमें मुझे लगता है कि आपके ऊपर काफ़ी सारा अताब आने वाला है। मेरे ख्याल से शायद हमने 1 घंटा बात कर ली होगी, लेकिन ये टॉपिक, जितने क्वेश्चंस, ये देखें मैं जो भर के सवालों के लाई थी, इसमें से सिर्फ 2 ही सवाल मैंने आपसे पूछे। अभी तो देख लो, और अभी टॉक्सिसिटी हमने खोली नहीं है। टॉपिक है ये, तो मेरे ख्याल से हम इसको सेकंड एपिसोड पे छोड़ देते हैं। ठीक है, टू बी कंटिन्यूड। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, आपने बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को समझाया, टॉक्सिसिटी क्या होती है और पेरेंट्स की टॉक्सिसिटी क्या होती है, क्योंकि हमारे माशरे में लोगों को रियलाइज़ ही नहीं होता कि हमारे पेरेंट्स भी टॉक्सिक हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज हमने बहुत यूजफुल एंड इंसाइटफुल डिस्कशन की, और इसी टॉपिक पे हम अपना नेक्स्ट पार्ट भी लाएंगे, तो वो पार्ट देखना ना भूलिएगा।